जय भीम साथियों। आज मैं आपके सामने एक ऐसे ऐतिहासिक फैसले पर बात करने जा रहा हूं जो न सिर्फ एक प्रशासनिक निर्णय है बल्कि एक सामाजिक परिवर्तन का प्रतीक है। यह प्रतीक है आशा का, संघर्ष का और न्याय की उस कल्पना का जिसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में साकार किया था। हम सभी जानते हैं कि संविधान ने हमें समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार दिया है, लेकिन क्या यह अधिकार हर क्षेत्र में समान रूप से लागू हुए हैं? क्या न्यायपालिका जो संविधान की व्याख्या करती है वह स्वयं संविधान के सामाजिक न्याय के असूलों को आत्मसात कर पाई है? तो इसका उत्तर है नहीं। भारत का संविधान सामाजिक न्याय, समानता और बंधुता के आदर्शों पर आधारित है। इन आदर्शों को साकार करने के लिए सरकार के तीनों अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। हालांकि कार्यपालिका और विधायिका में वर्षों से आरक्षण की व्यवस्था लागू है, लेकिन न्यायपालिका इस सामाजिक सुधार प्रक्रिया से सदैव अछूती रही है। यह विडंबना ही रही है कि जहां देश का सर्वोच्च न्यायालय संविधान की रक्षा का दायित्व निभाता है, वहीं उसने खुद अपने संस्थान में सामाजिक न्याय को स्थान नहीं दिया। आजादी के 75 वर्षों बाद भी भारत की उच्चतम न्यायपालिका में दलित, आदिवासी और पिछड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व न के बराबर है। संविधान के अनुच्छेद 15 के 4 और 16 के 4 ने आरक्षण की व्यवस्था दी है, लेकिन न्यायपालिका ने अपने ऊपर इन प्रावधानों को लागू नहीं किया। साल 1997 में केंद्र सरकार ने एक जारी किया था कि सभी संस्थानों में आरक्षण लागू हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे अपने ऊपर लागू नहीं किया। अब जरा सोचिए कि जो संस्था संविधान की रक्षा की कसम खाती है, वही संस्था संविधान के सामाजिक न्याय के मूल मंत्र से ही मुंह मोड़ लेती है, तो क्या यह विडंबना नहीं है? लेकिन इस लंबी प्रतीक्षा और सामाजिक न्याय की उपेक्षा के बीच साल 2025 में देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी.आर. गवई के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त कर्मचारियों के लिए आरक्षण व्यवस्था लागू कर दी गई है। यह निर्णय प्रतीकात्मक होकर भी एक बड़ा बदलाव है और इसने न्यायपालिका के दरवाजे पर वर्षों से खड़े बहुजन समाज को एक नई आशा दी। साल 2025 में जब देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी.आर. गवई बने, जो स्वयं एक दलित पृष्ठभूमि से आते हैं, तब पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया और वो निर्णय था न्यायपालिका में कर्मचारियों की सीधी भर्ती में आरक्षण लागू किया जाना। यानी 23 जून 2025 से सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न पदों पर 200 पॉइंट रोस्टर प्रणाली लागू हो गई। जैसे वरिष्ठ निजी सहायक, सहायक लाइब्रेरियन, जूनियर कोर्ट सहायक, कोर्ट अटेंडेंट और चैम्बर अटेंडेंट जैसे पदों पर अब आरक्षण की व्यवस्था लागू हो गई है। यह कोई साधारण निर्णय नहीं है, यह उस बंद दरवाजे पर पहला दरार है जहां वर्षों से बहुजन समाज दस्तक दे रहा था। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि यह तो सिर्फ कर्मचारियों के लिए है, जजों के लिए नहीं है। हाँ, यह सच है कि यह सिर्फ कर्मचारियों के लिए है, लेकिन हमें यह समझना होगा कि किसी दीवार को गिराने की शुरुआत उनके नींव से ही होती है। यह फैसला उस सामाजिक न्याय की नींव को न्यायपालिका में रख रहा है जिसे अब तक बाहर रखा गया था। यह फैसला दिखाता है कि अब न्याय के संस्थानों में जातियां नहीं बल्कि जनता की सेवा को प्राथमिकता दी जाएगी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के 4, 16 के 4 और 335 के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान है। यह प्रावधान स्वतंत्रता के बाद से ही लागू रहे हैं और समय समय पर इनके दायरे का भी विस्तार हुआ है, लेकिन न्यायपालिका इस व्यवस्था से सदैव अलग रही, विशेषकर उच्च न्यायपालिका जिसमें हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आते हैं। कोई संवैधानिक या विधिक बाध्यता नहीं होने के बावजूद भी कॉलेजियम प्रणाली के तहत जजों की नियुक्तियां एक बंद कमरे में पारदर्शिता से दूर, सामाजिक विविधता के बिना होती रही है। सुप्रीम कोर्ट में आज भी दलित, आदिवासी और पिछड़े समाज के प्रतिनिधित्व लगभग नगण्य है। बहुजन समाज के कई संगठनों और संवैधानिक विशेषज्ञों ने समय समय पर न्यायपालिका में आरक्षण की मांग की है, लेकिन हर बार इसे योग्यता के विरुद्ध बताते हुए इसे खारिज कर दिया गया। इस योग्यता की परिभाषा खुद सवर्ण अभिजात वर्ग के द्वारा तय की गई, जो सदियों से सामाजिक और शैक्षणिक पूंजी का स्वामी रहा है। 2 जुलाई 1997 को केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक आदेश पारित किया, जिसमें कहा गया था कि केंद्र सरकार के सभी अधीनस्थ कार्यालयों, संस्थानों और स्वायत्त निकायों में आरक्षण की व्यवस्था लागू की जाए। यह आदेश स्पष्ट रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े समाज के लोगों के लिए रोजगार के अवसर में सुनिश्चित करने हेतु जारी किया गया था। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि यह आदेश देश की सर्वोच्च संस्था सुप्रीम कोर्ट पर लागू नहीं हो पाया। न्यायपालिका ने खुद को इस आदेश के दायरे से बाहर रखा। यह एक ऐसी स्थिति थी जहां संविधान के रक्षक ही संवैधानिक सिद्धांतों से विमुख हो गए थे। इस आदेश को लागू करने की दिशा में कोई ठोस पहल नहीं हुई और यह आदेश दस्तावेजों में ही दफन रहा। लेकिन समय के साथ इस आदेश को लागू करने की मांग फिर से जोर पकड़ने लगी, विशेषकर बहुजन आंदोलन, कानून के जानकारों और दलित बुद्धिजीवियों के द्वारा।
हालांकि अब भी सबसे बड़ी बाधा है कॉलेजियम प्रणाली। कॉलेजियम प्रणाली साल 1993 में दूसरे जज केस के निर्णय के बाद अस्तित्व में आई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जजों की नियुक्ति में कार्यपालिका का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इस व्यवस्था के अंतर्गत देश के सर्वोच्च जज ही अपने उत्तराधिकारियों का चयन करते हैं। इस प्रणाली की आलोचना इस कारण हुई होती रही है कि यह व्यवस्था पूरी तरह से अपारदर्शी है। इसमें किसी भी तरह का सामाजिक प्रतिनिधित्व नहीं होता। आरक्षण की इसमें कोई स्थान नहीं। योग्यता की परिभाषा जाति सांस्कृतिक वर्चस्व से ही तय की जाती थी। इस कारण बहुजन समाज के वकीलों, न्यायविदों और योग्य उम्मीदवारों के लिए उच्च न्यायपालिका में प्रवेश लगभग असंभव हो गया। कई उच्च न्यायालयों में दशकों तक कोई दलित या पिछड़े वर्ग का जज नहीं रहा है। यह स्थिति सिर्फ बहुजन समाज के लिए ही नहीं बल्कि भारतीय लोकतंत्र के लिए भी खतरे की घंटी है। यदि न्याय ही जातिगत वर्चस्व के अधीन होगा तो फिर समानता और निष्पक्षता का क्या औचित्य रह जाएगा। यह एक ऐसी व्यवस्था है जहां सुप्रीम कोर्ट के कुछ वरिष्ठ जज ही तय करते हैं कि अगला जज कौन बनेगा। इसमें ना कोई पारदर्शिता है और ना ही सामाजिक प्रतिनिधित्व, ना आरक्षण है और ना ही कोई उत्तरदायित्व। जब तक यह प्रणाली रहेगी तब तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जैसे संस्थानों में एक ही जाति, एक ही वर्ग और एक ही दृष्टिकोण के लोग भरते रहेंगे और फिर न्याय भी उसी वर्ग की भाषा बोलेगा। अब सवाल उठता है कि इसमें बदलाव कैसे आएगा, तो इसका जवाब भी भारतीय संविधान में दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 312 के 1 के तहत ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस के गठन की बात की गई है। जैसे IAS IPS की परीक्षा होती है वैसे ही न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक अखिल भारतीय परीक्षा हो जिसमें आरक्षण की व्यवस्था भी लागू किया जाए। यह अनुच्छेद संसद को अधिकार देता है कि वह ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस का गठन करे जिसमें अखिल भारतीय स्तर पर जजों की भर्ती हो और उसमें आरक्षण की व्यवस्था लागू की जाए। इससे पारदर्शिता और सामाजिक विविधता भी सुनिश्चित की जा सकती है। इसके अलावा कॉलेजियम के जगह नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जैसी पारदर्शी प्रणाली आए जहां समाज के हर वर्ग की भागीदारी हो। साल 2014 में संसद ने सर्वसम्मति से नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन कानून पास किया जिसमें न्यायपालिका, कार्यपालिका और नागरिक समाज की भागीदारी से न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान था। लेकिन 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार करते हुए खारिज कर दिया। अगर इसमें कुछ संशोधन कर फिर से लागू किया जाए तो न्यायपालिका की पारदर्शिता और सामाजिक प्रतिनिधित्व दोनों की रक्षा हो सकती है। और इसके अलावा एक और विकल्प है कि न्यायिक नियुक्ति अधिनियम 1976 की धारा 42 को अमल में ला करके। इसमें स्पष्ट प्रावधान है कि जजों की नियुक्ति में सामाजिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए। इस कानून को लागू करके आरक्षण प्रणाली को न्यायपालिका में समाविष्ट किया जा सकता है। 1976 के जजों की नियुक्ति अधिनियम की धारा 42 को फिर से जीवन दिया जा सकता है जिसमें न्यायपालिका में सामाजिक न्याय की गारंटी संभव हो पाएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि देश की लगभग 70% आबादी SC ST OBC समुदाय से आती है लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इसका प्रतिनिधित्व 5% से भी कम है। जब जजों की नियुक्तियां एक विशेष जाति, वर्ग और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से होती रहेगी तो न्याय की व्याख्या और उसका वितरण भी उसी दृष्टिकोण से होता रहेगा। दलित और पिछड़े समुदायों के लिए न्यायालय एक भय और दूरी का स्थान बन गया है। आज के समय में उनके अनुभव, पीड़ा और सामाजिक संरचना की समझ रखने वाले जजों की अनुपस्थिति से न्याय भी एक पक्षीय हो जाता है। जब समाज का बहुसंख्यक न्याय देने वाले कुर्सी पर नहीं है तो उस न्याय का अनुभव भी अधूरा रहेगा। जब पीड़ित की भाषा में न्याय नहीं बोला जाएगा तब न्याय का अनुभव भी क्रूरता से भरा होगा। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस BR गवई के इस निर्णय ने हमें यह विश्वास दिया है कि न्यायपालिका भी बदल सकती है। उन्होंने यह दिखाया कि यदि नेतृत्व न्यायप्रिय हो और संवेदनशील हो और संवैधानिक व्यवस्था में विश्वास रखने वाले हो तो संस्थाएं भी सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बन सकती है। यह कदम प्रतीकात्मक नहीं बल्कि ऐतिहासिक है। यह निर्णय आने वाली पीढ़ियों को याद रहेगा कि 2025 में न्याय के संस्थानों में पहली बार बहुजनों के लिए दरवाजा खोला गया था। अब यह सिर्फ जस्टिस BR गवई साहब की जिम्मेवारी नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेवारी है। छात्र, शिक्षक, वकील, सामाजिक कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि, इन सब की जिम्मेवारी है कि हम इस बदलाव को अस्थायी बनाएं। न्यायिक नियुक्तियों में आरक्षण की मांग को मजबूत करें, कॉलेजियम व्यवस्था के विरोध में आवाज उठाएं और संवैधानिक उपचार का बहाल करवाएं। संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस की मांग करें और बहुजन समाज के लिए न्यायपालिका में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करें। कुल मिलाकर कहने का अर्थ यह है कि न्याय तभी पूर्ण होगा जब वह सबका होगा। इस संदर्भ में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कथन है कि मैं किसी समुदाय की प्रगति को महिलाओं और सबसे अधिक उत्पीड़ित लोगों के द्वारा हासिल की गई प्रगति की डिग्री से मापता हूं। जब तक बहुजन समाज, महिलाएं, दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग न्यायपालिका में नहीं पहुंचते हैं तब तक हम अधूरे हैं। ऐसे में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस BR गवई का यह कदम सामाजिक न्याय की पुनर्स्थापना की दिशा में एक प्रेरक कदम है। इसे हम गवई युग भी कह सकते हैं।
गवई युग की यह शुरुआत एक चेतावनी भी है और एक निमंत्रण भी है। चेतावनी उस व्यवस्था को जो जाति आधारित न्याय पर टिकी है, और निमंत्रण उस नए भारत को जो न्याय, समानता और बंधुता पर खड़ा होगा।